नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने पिछली वीडियो में प्रकाश की व्याख्या की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको अधिक समझ में आएगा। मैंने उस वीडियो में क्या कहा था कि प्रकाश की जो चाल की खोज की थी वो किसने की थी? रोमर साहब ने की थी। यानी कि उन्होंने क्या बताया था, वायु में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है। ठीक है, तो समझिएगा प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वायु में जो चाल होती है प्रकाश की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। जल में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। और कांच में जो चाल होती है 2.0 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। ठीक है, इसके बाद समझिएगा प्रकाश जो है वो सभी माध्यमों में गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इससे कम जो होती है वो वायु में होती है, और इससे कम जो होती है वो द्रव में होती है, और इससे कम जो होती है वो ठोस में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है तो वो किस में होती है? निर्वात में। और प्रकाश की चाल अगर आपसे कहें कि इस्पात में प्रकाश की चाल कैसी होती है तो क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझेंगे ठोस जो पदार्थ होंगे उसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी? कम होगी। विवर्तन का सबसे पहले अध्ययन किया था वो किसने किया था? ग्रिमाल्डी ने। यानी कि ग्रिमाल्डी साहब ने विवर्तन को सबसे पहले बताया था। ठीक है, इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी व्याख्या की। तो सबसे पहले यदि पूछा जाए कि सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने विवर्तन को प्रस्तुत किया था, वो है ग्रिमाल्डी साहब। कौन है? ग्रिमाल्डी। ठीक है, ग्रिमाल्डी साहब ने सबसे पहले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या की थी। इसके बाद हम आपको समझाना चाहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रकाश जब आता है और किसी सतह से टकराता है तो वो परावर्तित होता है, और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है तो वह सतह यानी कि वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। देखिएगा हमने इसको बताया था, तो वो प्रकाश जो परावर्तित होता है तो मैं उस परावर्तन को आज समझाएंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझिएगा। देखिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या बताने जा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन को समझिएगा। एक हमने क्या लिया? एक हम समतल दर्पण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? समतल दर्पण। यह समतल दर्पण है और इस दर्पण के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश हम इसलिए करते हैं कि प्रकाश जब इस पर टकराएगा तो वो आर पार ना गुजरे। ठीक है, क्या? जैसे प्रकाश इस पर टकराएगा तो ये आर पार ना गुजरे, इसलिए हम इस पर क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते। इस पर हमने क्या कर दिया? पॉलिश। अब समझिएगा ये हमारा कोई प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत, जिसे हम सूर्य कह सकते हैं या बल्ब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहां से जो प्रकाश निकल रहा है वो सभी दिशाओं में निकल रहा है, और लेकिन हम एक किरण, प्रकाश की एक किरण लेकर हम आपको परावर्तन को समझाएंगे। देखिएगा ये प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या होता है? ये प्रकाश की किरण आई और दर्पण पर गिरी। ठीक है, क्या हुआ? प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आई और क्या हुआ? दर्पण पर गिरी, और जो प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण।
क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आकर गिरती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब इस पृष्ठ से टकराकर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। जो परावर्तित होती है, पृष्ठ से टकराकर जो किरण परावर्तित होती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, समझिएगा परावर्तन होता क्या है। जैसे हम किसी गेंद को लेते हैं और दीवार पर मारते हैं, ठीक है, जैसे दीवार पर मारते हैं तो दीवार से टकराकर परावर्तित हो जाती है, यानी कि वापस लौट आती है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया इसमें होती है। परावर्तन में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश आता है और किसी सतह पर टकराकर क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। तो ये जो घटना होती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात तो समझिएगा क्या हुआ। जैसे ये प्रकाश की किरण इस सतह पर गिरी और टकराकर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। ठीक है, तो ये घटना जो घटती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है, और समतल दर्पण से 90 अंश यानी कि लंबवत एक क्या होता है? अविलंब होता है। क्या होता है? अविलंब। क्या होता है? अविलंब होता है। ठीक है, लंबवत होता है 90 अंश का कोण बनाते हुए। ठीक है, ये क्या होता है? अविलंब होता है। ठीक है, और जो आपतित किरण और अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम कैसे लिखें? कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर इसके नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, क्या है? आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहां पर मैंने बताया है जो आपतन कोण होता है वो अवलंब के साथ, यानी कि जो आपतन कोण होता है वो आपतित किरण और अवलंब के बीच में बनता है, और जो परावर्तन कोण होता है वो क्या होता है? परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में बनता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि मैं आपसे कहें कि एक समतल दर्पण है, ये क्या कौन सा दर्पण था? समतल दर्पण। एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण 30 अंश है। समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण 30 अंश है। तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्या मैंने बताया कि समतल दर्पण ये और आपतित किरण ये के बीच का कोण कितना है? 30 अंश है। और मैंने बताया था कि समतल दर्पण से जो अविलंब खींचा जाता है वो कैसा खींचा जाता है? लंबवत खींचा जाता है 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो यहां से यहां तक कितना होगा? 90 अंश होगा। तो ये 90 अंश है, ये 30 है, तो ये कोण हमारा कितना बचा? 60 अंश। और हमने बताया आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो आपतन कोण कितना आया? 60 अंश आ गया। तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। यदि आपसे कुछ भी कह दे कि समतल दर्पण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। तो यानी कि आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे? यानी कि ये हमारा समतल दर्पण है, ये परावर्तित किरण है, इनके बीच का कोण कितना है? 60 है।
तो ये 60 है तो ये कितना बचा, यहां से यहां तक 90 होता है, ये 60 है तो ये कितना बचा 30, ये 30 है तो ये कोण कितना होगा 30, क्योंकि आपस में ये बराबर होते हैं। तो ये हमारा कोण जो आपतन कोण होगा वो कितना होगा 30 अंश का होगा। इस प्रकार से आसानी से समझिएगा। यदि हम आपसे कह दें कि परावर्तन कोण 30 अंश है तो आपतन कोण बताइए, आपस में बराबर होते हैं, तो ये परावर्तन कोण 30 है तो आपतन कोण भी क्या होगा 30 अंश होगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है, पेपरों में। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद क्या है कि जो हमें जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, वो दो प्रकार का होता है। एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। हम आपसे कहें कि हमें ये गेंद दिखाई दे रही है या कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, ये किस परावर्तन के कारण दिखाई दे रही है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये कौन सा परावर्तन है, इसमें नियमित परावर्तन है या अनियमित परावर्तन है। यदि मैं कहें कि ये बल्ब है, बल्ब से ये रोशनी मुझे प्राप्त हो रही है और हमें बल्ब ही दिखाई दे रहा है, तो कौन सा परावर्तन है, तो कौन सा परावर्तन होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। देखिएगा, जब एक नियमित परावर्तन क्या होता है, ये हमारा बल्ब है, क्या है, बल्ब है या सूर्य कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, बल्ब मैंने ले लिया, ठीक है, प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये बल्ब है और ये मेरा क्या रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है। और समझिएगा, यहां से प्रकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है, और इसकी एक सतह पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश, जिससे कि प्रकाश का परावर्तन हो सके, ठीक है। कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है, और यहां से प्रकाश गया, ठीक है, यहां से क्या हुआ, प्रकाश गया, ठीक। और ये जो प्रकाश गया, यहां से प्रकाश निकला और ये दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराकर ये क्या हुआ, परावर्तित हो गया, क्या हो गया, परावर्तित हो गया, ठीक है, परावर्तित हो गया। तो ये परावर्तन, इस तरह का परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और हम यहाँ पर खड़े हुए, या मेरी यहाँ पर क्या है, आंख है, क्या है, आंख है, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहां से प्रकाश निकला और दर्पण से टकराया और हमारी आंख तक पहुंचा। जो पैटर्न यानी कि बल्ब ने बनाकर भेजा था, वही पैटर्न परावर्तन कर दिया किसने, दर्पण ने, किसने, दर्पण ने, यानी कि समतल दर्पण ने। और यही पैटर्न अगर हमें परावर्तित होकर प्राप्त होता है तो हमें इस स्थिति में क्या दिखाई देगा, बल्ब दिखाई देगा, ठीक है, क्या दिखाई देगा, बल्ब दिखाई देगा। और जो पैटर्न आता है वही परावर्तित होता है पैटर्न। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जो नियम बल्ब ने बनाकर मेरे पास भेजा था और वही दर्पण से टकराकर हमें नियम प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में हमें क्या दिखाई देता है, बल्ब दिखाई देता है, ठीक है। और अनियमित परावर्तन क्या होता है, ठीक है, अनियमित परावर्तन होता है, देखिएगा, ये हमारी कोई सतह है, ठीक है, या दीवार कह सकते हैं या गेंद कह सकते हैं, कोई भी सतह, ठीक है। तो यहां पर हमारा कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए ये सूर्य है या बल्ब, कुछ भी समझिएगा। यहां से प्रकाश की किरण चली, ठीक है, जब प्रकाश की किरण यहां गिरेगी तो इसका जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो इधर हो जाएगा, ठीक है। और यदि प्रकाश की किरण यहां गिरेगी तो इधर से इधर का प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई प्रकाश की किरण यहां गिरी तो प्रकाश का परावर्तन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और समझिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण यहां गिरी तो प्रकाश का परावर्तन इधर हो जाएगा। तो समझिएगा, यदि हम यहां पर खड़े हुए हैं और हमारी आंख को यानी कि को क्या दिखाई देगा, तो हमारी आंख को जिस वस्तु पर यह प्रकाश गिर रहा है वह वस्तु दिखाई देने लगेगी। यानी कि हमें यदि हमें गेंद दिखाई देती है तो वो अनियमित परावर्तन के कारण दिखाई देती है, क्योंकि जो बल्ब ने पैटर्न बनाकर भेजा था वो पैटर्न यानी कि गेंद परावर्तित नहीं कर पा रहा है,
क्यों नहीं कर पा रहा है? कि उसकी सतह क्या है? खुरदरी है, और जब सतह खुरदरी होगी तो वो प्रकाश की किरण गिरेगी, वो चारों दिशाओं में फैल जाएगी, ठीक है, वो दिशाओं में फैल जाएगी और हमारी आंख को जो पैटर्न मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। और जो पैटर्न हमें मिलता है वो कौन बनाकर भेजता है? गेंद बनाकर भेजता है। और जो पैटर्न मेरी आंख तक आता है वो गेंद बनाकर भेजता है, और जो गेंद भेजता है तो वो अपना कलर भी लगा देता है, उस पैटर्न में अपना कलर डिजाइन भेज देता है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। यदि मैं आपसे कहें किसी वस्तु को हम देख पाते हैं तो वो किस परावर्तन के कारण देख पाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन के कारण देख पाते हैं। इसके बाद समझिएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण के कुछ पॉइंटों को समझेंगे। देखिएगा समतल दर्पण में, यदि देखिएगा ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण, ठीक है, ये क्या है? समतल दर्पण है। और यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति इसकी तरफ मान लीजिए 30 की स्पीड पर 30 मीटर बटे सेकेंड की चाल से जा रहा है, इसकी तरफ, दर्पण की तरफ 30 मीटर बटे सेकेंड की चाल से जा रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब यानी कि व्यक्ति की तरफ कितनी स्पीड से चलेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया है? कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ 30 मीटर बटे सेकेंड की चाल से जा रहा है, दर्पण की ओर जा रहा है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब व्यक्ति की तरफ कितनी स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। तो कितनी स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा? 60, यानी कि दूनी स्पीड से आता है, दोगुनी स्पीड से आता है। प्रतिबिंब जो है, यदि कोई व्यक्ति v चाल से चलेगा दर्पण की तरफ, तो प्रतिबिंब व्यक्ति की तरफ 2v चाल से आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद समझिएगा दूसरा पॉइंट, यदि हम समतल दर्पण में क्या करें? यदि हम अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दर्पण जो है वो वस्तु के आधी लंबाई का लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने क्या हुआ, ये हमारी वस्तु है, इस वस्तु की लंबाई 30 मीटर है, तो जो दर्पण लेना पड़ेगा वो कितनी लंबाई का लेना पड़ेगा? 15, कितनी का? 15 मीटर लंबाई का हमें दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक है। वो दर्पण कौन सा? समतल दर्पण। समतल दर्पण जो हमें लेना पड़ेगा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, वो आधी लंबाई का लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, ये समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद समझिएगा क्या है, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। कौन सा है? समतल दर्पण है। और ये जो प्रकाश की किरण आती है और इस दर्पण से टकराती है, तो इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये आपतित किरण नियत है, यानी कि रुकी हुई है। आपतित किरण को वहीं रोक दिया जाए और इस दर्पण को घुमा दिया जाए, और यदि हम इस दर्पण को यहां से उठाकर क्या कर देते हैं? इधर ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। कितने कोण पर घुमा देते हैं? थीटा कोण पर। इस दर्पण को मैंने क्या कर दिया? ये घुमा दिया। अब हमें ये बताना है कि जो हमारा परावर्तित किरण होगी वो कितने कोण से घूम जाएगी। तो देखिए यहां से टकराएगा और ये हमारी किरण जो है वो ऐसी परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब हम दर्पण ये नहीं लेंगे, कौन सा दर्पण ले रहे हैं? ये वाला, ठीक है। तो हमारे प्रकाश की किरण जो है इधर की ओर परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। जब इधर हो जाएगी परावर्तित, तो हमारा जो यहां से लेके यहां तक जो कोण बनेगा ये थीटा, और यहां पर कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि हम किसी दर्पण को आपतित किरण नियत रहे यानी कि स्थिर रहे और किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दें, ये मैंने किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया, तो हमारी जो ये किरण होती है परावर्तित किरण, वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। कितने कोण से घूम जाती है? 2 थीटा कोण से घूम जाती है। यदि मैं आपसे कहें कि आपतित किरण नियत है और हमने यानी कि दर्पण को 30 अंश के कोण पर घुमा दिया, कितने अंश पर घुमा दिया? 30 अंश के कोण पर घुमा दिया, तो ये बताइए
परावर्तित किरण जो है वो कितने अंश कोण पर घूम जाएगी? तो कितने घूम जाएगी? 60 अंश पर, क्योंकि वो दुगना होता है। कितना होता है? दुगना, यानी कि 60 अंश के कोण पर वो घूम जाएगी। बात आ रही समझ में? इसके बाद समझिएगा, दो समतल दर्पण हैं और दो समतल दर्पण क्या है? ये दो समतल दर्पण हैं और समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रख दी। मैंने क्या रख दी? ये वस्तु रख दी। तो ये बताना है कि इसके प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। यदि इसके प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद समझिएगा, ये दो क्या है हमारे? दर्पण, समतल दर्पण हैं और समतल दर्पणों को हमने थीटा कोण पर घुमा दिया। कितने पर? थीटा कोण पर झुका दिया। ठीक है, ये थीटा कोण पर जब मैंने इसको झुकाया तो इसके बीच में हमने क्या रख दी? वस्तु रख दी। तो अब बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तब प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है, जब हम दोनों दर्पणों को यानी कि किसी अंश पर झुका देते हैं तो हमारे प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है, प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 360 बटे थीटा माइनस के 1। ठीक है, कितनी होगी? 360 अंश बटे थीटा माइनस के 1। यहां पर हम जितने कोण पर इसको झुकाएंगे वो कोण का मान यहां रख देंगे और इसमें से निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? हमारे प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। बात आ रही होगी समझ? समतल दर्पण के उपयोग समझिएगा। क्या है समतल दर्पण के उपयोग? यानी कि आईने के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप और टेलीस्कोप बनाने के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग प्रकाश के परावर्तन में भी किया जाता है। ठीक है, और समतल दर्पण का उपयोग जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो पारदर्शी के लिए है। क्या किसके लिए है? पारदर्शी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी। आभासी को काल्पनिक भी बोला जाता है। आभासी, उल्टा और समान। ठीक है, समान दूरी पर प्राप्त होता है। यानी कि देखिएगा, यानी कि जो हमारा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा तथा बराबर या समान कह सकते हैं। बात आ रही समझ में? इसके बाद समझिएगा कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, क्या होती है? अनंत। और फोकस दूरी कितनी होती है? फोकस दूरी भी क्या होती है? इसमें अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण में हमेशा आभासी, उल्टा तथा बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। और इसको समझिएगा कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच में वस्तु रख दें तो अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। और यदि हम प्रकाश आपतित किरण नियत रखें और दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दें तो हमारे परावर्तित जो किरण है वो कितने कोण से घूम जाती है? तो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। यदि हम समतल दर्पण की ओर v स्पीड पर जा रहे हैं तो हमें जो उसमें प्रतिबिंब मेरी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा वो 2v स्पीड पर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि हमें अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो हमें दर्पण को आधे आकार का लेना होगा। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझिएगा और याद रखिएगा। ठीक है।